टाइम था 14 जुलाई 1991 का और जगह थी मिशिगन यूएसए। जब टोनी क्लिंटन ग्रीन काफी ज्यादा परेशान हालत में चर्च में पहुंचती है और वहां पर जाकर अच्छे से अपने भगवान को मना लेने के बाद वापस अपने घर पर आ जाती है। इस टाइम इसका मूड काफी ज्यादा खराब था क्योंकि इसका पति पिछले काफी दिनों से अपने पति को लगातार बोलती जा रही थी कि वो शराब पीनी छोड़ दे। इसकी शराब के चलते इनके परिवार के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन मैग्री ग्रीन के ऊपर उसकी इन सभी बातों का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो आराम से बैठकर सबसे पहले अपनी पत्नी टोनी क्लिंटन ग्रीन की बातों को सुनता है और उसके बाद दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाता है। जब उसकी पत्नी को ये बात पता चलती है कि इसका पति तो किसी भी तरीके का रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, ना तो माफी मांग रहा है और ना ही ये बात बोल रहा है कि वो आगे से शराब बिल्कुल भी नहीं पिएगा, जिसके चलते वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इस घटना से पहले भी वो अपने पति को काफी बार समझा चुकी थी, लेकिन उसका पति तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। बात तो तलाक तक आ चुकी थी, लेकिन जैसे तैसे कर आखिरी में मैग्री अपने पत्नी को मना लिया करता था। और आज भी इसकी पत्नी इतनी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि आखिरी टाइम में वो अपने पति को ये बात बोलकर कि अगर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो कोई बात नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए इसे छोड़कर जा रही है। और जैसे ही टोनी ने ये बात कही तो मैग्री ग्रीन काफी ज्यादा गुस्से में उसके पास आता है और उसे पकड़कर ये बात कहने लगता है कि अगर तुम्हें सच में ही जाना है तो तुम अपने पिता के घर पर क्यों जा रही हो, तुम ऐसा करो अपने दादू के घर पर चली जाओ। टोनी इस बात को सुनकर कुछ भी समझ नहीं पाई और अपने पति से ही पूछने लगती है कि आखिरकार वो कहना क्या चाहता है। और उसके बाद मैग्री ने टोनी से ये बात कही कि तुम यहीं पर खड़ी रहो, मैं अभी आता हूँ। वो भागा भागा सबसे पहले तो किचन में जाता है, वहां से कुछ एक चीजें ढूंढ लेने के बाद वापिस अपनी पत्नी के सामने आता है। इस टाइम तक टोनी काफी ज्यादा कंफ्यूज कि इसका पति अब इसे रोकने के लिए किस तरीके से मनाने की कोशिश करेगा। वो बस इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रही थी कि तभी उसका पति वहां पर आ जाता है। वो अपने साथ किचन से एक चाकू लेकर आया था जिससे वो अपनी पत्नी के ऊपर लगातार हमले करने शुरू कर देता है। उसकी पत्नी टोनी इस टाइम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। 3 से 4 बार वो उसकी छाती पर कर चुका था। और दूसरी तरफ मैग्री का ये भी कहना था कि तुम अपने साथ अपने बच्चों को भी तो ले जाना चाहती थी। तो अब वो अपने बच्चों को भी ढूंढने लगता है, लेकिन खुशकिस्मती के चलते उसके बच्चे वहां पर नहीं थे। वो अगले काफी देर तक इसी तरीके से लगातार अपनी पत्नी के ऊपर एक के बाद एक वार करता ही जा रहा था। कुछ ही देर बाद टोनी क्लिंटन ग्रीन अपनी जान गंवा देती है और जैसे ही उसने अपनी जान गंवाई तो मैग्री का यही कहना था कि चलो अब ये फाइनली जा चुकी है। उसके बाद उसने तुरंत पुलिस के पास कॉल किया। उसने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की, एक एक चीज वो डिटेल से पुलिस को बताता ही जा रहा था। मिशिगन पुलिस जितना जल्दी हो सकता था उनके घर पर जा पहुंचती है और वहां पर जाकर मैग्री को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका जब कोर्ट में केस चलने लगता है तो मैग्री इस टाइम अपने आप को धोखे में महसूस कर रहा था। उसे ये क्राइम कर लेने के बाद बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था कि अब तो इसकी पूरी ही जिंदगी खराब हो चुकी है, अब वो करे तो क्या करे। और अपने आप को बचाने के लिए अब वो तरह तरह से अलग अलग तरीकों से कोर्ट को ही बहकाने की कोशिश करता है। उसका ये कहना था कि उस टाइम उसके दिमाग ने कुछ भी काम नहीं किया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक से पता नहीं उसके अंदर इतना गुस्सा कहां से आ गया जिसके चलते उसने अपनी पत्नी का ऐसा हाल कर दिया। और उस टाइम वो मेंटली तौर पर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था। इसी बात पर फोकस करके उसे बचाए जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जज ने उसका मेंटली चेकअप करवाया जिसमें कि डॉक्टर्स का ये कहना था कि ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है, इसे कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके के बहाने बना रहा है। तो जज का यही कहना था कि जिस तरीके का तुमने कांड किया है उसके चलते अब तुम्हारा इलाज नहीं होगा, जबकि तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। और उसे 15 से 25 साल की सजा सुनाई जाती है। मैग्री को इस टाइम जेल में डाल दिया गया था, लेकिन जब से वो जेल में गया था उसकी माँ रह रहकर अपने बेटे को याद कर रही थी। मानो उसका तो अपने बेटे के बिना मन ही नहीं लग रहा है। तो अब वो जाकर कोर्ट में दरख्वास्त लगाने लगती है कि उसका बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस दिन तो पता नहीं ऐसे क्या हालात बन चुके थे कि उसके बेटे ने ऐसा कांड रच दिया। तो आप लोग प्लीज इसका पुराना इतिहास देख लीजिए, आज तक इसने कोई भी ऐसा कांड नहीं किया। और दूसरी तरफ जज का यही कहना था कि कोई भी बंदा प्रोफेशनल किलर पैदा नहीं होता, कहीं ना कहीं वो अपना पहला क्राइम करता है और उसके बाद इसी तरीके से लगातार आगे से आगे वो लोगों की जान लेना शुरू कर देता है। तो आप लोग इस बात को बिल्कुल भूल जाइए कि इसे पैरोल पर भी बाहर भेजा जाएगा जब तक कि इसकी सजा पूरी नहीं हो जाती। और उसके बाद तो लगातार उसकी बहन ने भी, उसकी माँ ने भी वहां पर अर्जियां लगानी शुरू कर दी, लेकिन इसे पैरोल पर भी बाहर नहीं आने दिया गया। जैसे ही टाइम 2008
का आ चुका था, तो इस टाइम मैग्री की माँ एक चर्च में जाती है। वहां पर जाकर उस चर्च के फादर को सारी ही चीजें डिटेल से बताने लगती है कि उसका बेटा लगभग पिछले 16 सालों से जेल में सड़ रहा है। उसने कुछ इस तरीके से गलती कर दी थी। आप लोग भी काफी अच्छे से जानते हैं कि वो अक्सर चर्च में आया करता था, तो वो बिल्कुल शांत किस्म का था। पता नहीं ऐसी उस टाइम उसके दिमाग पर कौन सा गुस्सा सवार था जिसके चलते उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। और अब तो इसकी माँ के साथ, बहन के साथ वो पादरी भी अक्सर कोर्ट में रिक्वेस्ट लेकर आता रहा करता था कि ये बंदा बिल्कुल अच्छा है, आज तक इसने कोई भी ऐसा कांड नहीं किया था। और अब भी देखा जाए तो ये पिछले 16 सालों से जेल में ही मौजूद है। इसने जेल में कोई भी ऐसा कानून नहीं तोड़ा जिसके चलते हम लोग ये बात कहें कि ये बंदा शुरुआती टाइम से ही कुछ ऐसा रहा होगा। उस चर्च के फादर ने काफी सारी अपील इस टाइम कोर्ट में लगा दी थी। जज के सामने वो एक गारंटर बनकर खड़ा हुआ था कि इस बंदे ने अगर आगे से कुछ भी गलती की तो उसका जिम्मा ये लोग ले लेंगे, जिसकी कि उन्होंने एक पूरी एप्लीकेशन लिखी थी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। और जज ने इन सारी ही चीजों को जब देखा कि ये बंदा कुछ ऐसे इस तरीके का दावा कर रहा है, पिछले 16 सालों से जब ये जेल में बंद था तो यहाँ पर भी इसने कोई खास कांड नहीं किया, तो उसे पैरोल पर बाहर भेज दिया जाता है कि हम लोग इसे जमानत तो नहीं देते क्योंकि इसने कांड ही कुछ इस तरीके का किया था, लेकिन आगे के जैसे भी इसके हालात रहेंगे, बाहर जाकर जैसा भी इसका नेचर रहेगा, उस हिसाब से आगे की इसकी जो भी सजा है उसे हम लोग देख लेंगे। वापस अपने घर पर पहुंचते ही मैग्री सबसे पहले अपनी माँ से मिलता है, अपने पिता से मिलता है, अपनी बहन से मुलाकात कर लेने के बाद वो चर्च जा पहुंचता है। और वहां पर पादरी से जब उसकी मुलाकात हुई तो वो लगातार पादरी को धन्यवाद बोलता ही जा रहा था। पादरी का यही कहना था कि गलती किसी भी इंसान से हो सकती है, हम लोग भगवान नहीं हैं, सिर्फ इंसान हैं। तो अब तुम्हारी आगे की जो भी जिंदगी है तुम उसे आराम से बिता लेना, हमें लोगों को सुधरने का एक मौका देना चाहिए और वो मौका अब तुम्हें मिल चुका है, तो अब अपनी आगे की जिंदगी तुम बड़े ही आराम से बिताना। वो लगातार अब हर रोज ही चर्च जाया करता था, वहां पर पादरी से मुलाकात किया करता था। और इसी टाइम वो पादरी की बेटी फैथ हैरिस से मिलता है, जिसके कि इस टाइम 2 बच्चे हो चुके थे। इसकी भी काफी साल पहले ही शादी हो चुकी थी, लेकिन इसके और इसके पति के बीच ज्यादा नहीं बना करती थी। तो अब फैथ हैरिस अपने पति को छोड़कर वापिस अपने पिता के पास आ चुकी थी। जब से मैग्री ने फैथ हैरिस को देखा था, ये इसके ऊपर लट्टू ही होता जा रहा था। और दूसरी तरफ फैथ हैरिस भी मैग्री को पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे कर ये लोग एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। जब कोर्ट को ये बात पता चली कि ये बंदा बाहर जाकर किसी भी तरीके से कोई गलती नहीं कर रहा है, इसका किसी भी क्राइम में नाम नहीं आ रहा है, तो अब उसकी पैरोल को पूरे तरीके से जमानत में तब्दील कर दिया जाता है कि अगर ये बंदा शादी करना चाहता है तो इसे शादी करने दो, आगे अपनी जिंदगी जैसे भी ये बिताना चाहता है इसे बिताने दो। जब पादरी को इस बारे में पता चला कि ये बंदा इसकी बेटी से इतना ज्यादा प्यार करता है, तो वो पहले ही बता देता है कि इसकी पहले ही शादी हो चुकी है, इसके 2 बच्चे भी हैं, क्या तुम इसे अब भी अपनाना चाहोगे। मैग्री फैथ हैरिस से इतना ज्यादा प्यार करने लगा था कि उसे इन सारी ही चीजों से कोई दिक्कत नहीं थी, जिसके चलते बहुत जल्द इनकी शादी करवा दी जाती है। शादी के बाद अब इन दोनों के भी 2 बच्चे हो चुके थे और वो थी 2 लड़कियां, उनमें से एक का नाम था कोई और दूसरी का नाम कैलेथ। मैग्री अब अपने परिवार के साथ काफी अच्छे से टाइम बिताया करता था, हर रोज उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताता, अपने जॉब पर जाता, शाम सुबह वो चर्च में भी जाया करता था। और पादरी ने जैसे ही इसके ऐसे हालातों को देखा तो उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों ही मौजूद होती हैं, बस बंदा चाहिए उन्हें सामने लाने वाला। हो सकता है किसी के साथ रहकर कोई व्यक्ति गुस्से में रहना शुरू कर दे और किसी के साथ उसका प्यार उसके लिए उमड़कर बाहर आने लगता है, जैसा कि इस टाइम उसकी पत्नी मैग्री के साथ काफी अच्छे से जिंदगी बिता रही है। लेकिन पादरी को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस तरीके की बातें वो सोच रहा है ये गलत भी हो सकती है, क्योंकि 2014 आते आते इसकी दोनों ही बेटियां अब बड़ी होने लगी थी। फैथ हैरिस अपनी दोनों ही बेटियों से, जो कि इसे पिछले पति से हुए थे, वो भी इनके साथ ही रहा करते थे। लेकिन इस टाइम मैग्री का उनके प्रति प्यार पूरे तरीके से लगभग खत्म हो चुका था, जिसके के कारण अब वो अपनी पत्नी फैथ हैरिस के साथ भी लड़ाई करने लगा था। फैथ हैरिस इन सारी ही चीजों के बारे में जाकर अपने पिता को बताती है, वही चर्च वाला फादर जिसने की आखिरी टाइम में
मैग्री को कोर्ट में एक लेटर देकर उसकी रिहाई करवाई थी। लेकिन जो सबसे अजीब घटना इस केस में घटी वो ये थी कि फादर ने जाकर मैग्री को समझाने की बजाय अपनी बेटी को ही समझाना शुरू कर दिया कि तुम्हें अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए और अपने पति का तो तुम पूरे तरीके से ध्यान रखा करो। अगर तुम उसका ख्याल रखोगी तो वो कुछ भी नहीं करने वाला। फेथ हैरिस अपनी जितनी भी बातें अपने पिता को बताना चाहती थी वो खुलकर नहीं बता पाई और वो वापस अपने पति के पास ही आ जाती है। अब तो अक्सर इन दोनों के बीच लड़ाई होती रहा करती थी और बीच बीच में फेथ हैरिस का यही कहना था कि मैग्री वो उसे छोड़कर चली जाएगी। मैग्री अब दोबारा से गुस्सा और जैसे तैसे कर इन दोनों का सुलझेड़ा हो जाता है। लेकिन अगले 2 सालों के अंदर तो ये मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाता है जब टाइम 21 सितंबर 2016 का आया। फेथ हैरिस उस दिन भी मैग्री को यही बात बोल रही थी कि ये पहले के जैसा अब बिल्कुल भी नहीं रहा है, ये पूरे तरीके से बदल चुका है। पूरा का पूरा दिन नशा करके ये कहीं ना कहीं पर पड़ा रहता है, तो इसकी पिछली पत्नी की तरह ये भी इसे छोड़कर चली जाएगी और ये उसकी तरह जान तो गंवाने वाली है नहीं। कि उसी टाइम मैग्री को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो एक तेज झापड़ अपनी पत्नी को लगा देता है, जिसे कि लग लेने के बाद फेथ हैरिस वहीं पर जमीन पे गिर जाती है। वो उसे उठाकर सबसे पहले तो घर के अंदर लेकर गया, उसके बाद जो उनका सबसे अंदर वाला कमरा था वहां पर वो उसे लेकर जाता है। जब फेथ हैरिस को होश आया तो उसे ये बात पता चलती है कि उसके दोनों ही हाथ इस टाइम पीछे की तरफ बंधे हुए हैं। उसे एक कुर्सी पर बैठाया गया है, इसके दोनों ही पैरों को बांध दिया गया, इसके साथ साथ ऊपर का शरीर भी इसका पूरे तरीके से बंधा हुआ है। जैसे ही उसे होश आता है तो मैग्री तो मानो इसी चीज की वेट में था। उसने ये बात कही कि क्या वो भी इसकी पिछली पत्नी की तरह इसे छोड़कर जाना चाहती है, तो तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। जिस तरीके से उसने हमेशा हमेशा के लिए इसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, बिल्कुल वैसे ही वो इसे भी निकालने वाला है। जिसे कि जानकर इस टाइम फेथ हैरिस काफी ज्यादा अंदर तक घबरा चुकी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब इसका पति क्या करने वाला है। जिसके बाद उसने अपनी दोनों ही बेटियों को, कोई और कैलेथ जो कि बाहर इस टाइम खेल रही थी, जिन्हें की उठाकर सबसे पहले वो फेथ हैरिस के पास आता है और दिखाने लगता है कि क्या तुम इन्हें भी अपने साथ ले जाना चाहती हो। इस टाइम फेथ हैरिस काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया था ताकि ये चिल्ला ना पाए और फेथ हैरिस लगातार उसके सामने मिन्नतें कर रही थी कि वो इनकी बेटियों को छोड़ दे। लेकिन मैग्री इस टाइम अपने पुराने अंदाज में आ चुका था, मानो ये दोबारा से पागल हो चुका हो। जिसके बाद वो उन दोनों ही छोटी लड़कियों को ले जाकर जो उनके गैराज में इस टाइम कार खड़ी हुई थी उस कार में बंद कर देता है। कार के चारों शीशों को बंद कर देता है और उसके बाद गाड़ी का जो साइलेंसर था उससे एक पाइप लगाकर एक शीशे से उस गाड़ी के अंदर वो पाइप डाल देता है और लगातार अगले काफी देर तक वो उस गाड़ी को यूं ही चलाता रहता है। गाड़ी के साइलेंसर से निकली कार्बन मोनोऑक्साइड इस टाइम गाड़ी में पूरी तरीके से भर चुकी थी और इस टाइम इसकी बेटियां अंदर सांस तक नहीं ले पा रही थी। अगले काफी देर तक उन्हें यूं ही टॉर्चर कर लेने के बाद जब इसकी दोनों ही बेटी अपनी जान गंवा चुकी थी, क्योंकि गाड़ी के अंदर पूरे तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड भर चुकी थी, ऑक्सीजन का तो नामो निशान नहीं था और दम घुट जाने के कारण वो दोनों ही लड़कियां अपनी जान गंवा देती हैं। वो उन्हें काफी ज्यादा बेरहमी के साथ उठाकर घर के अंदर लेकर आता है और उसके बाद उन्हें फेथ हैरिस के सामने बैठा देता है कि ये रही तुम्हारी बेटी, ये तो जा चुकी है, अब तुम्हारा नंबर आ चुका है। फेथ हैरिस इस टाइम काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, वो लगातार उसके सामने मिन्नतें करती जा रही थी कि ये इसे यहाँ से आराम से जाने दे। जिस तरीके के वो कांड कर रहा है भगवान इसे कभी भी माफ नहीं करेगा। और इसी टाइम मैग्री को ये बात याद आती है कि फेथ हैरिस के पहले भी तो 2 बच्चे हैं, इसका एक लड़का है एक लड़की है। वो इस टाइम लगभग 17-18 साल के हो चुके हैं, वो इसे कहाँ पर मिल सकते हैं। तो वो यही बात फेथ हैरिस को कहता है कि वो आराम से बैठी रहे। वो उसके दूसरा बेटा और बेटी जो कि उसे पिछले पति से हुए थे वो उसे यहाँ पर लेकर आ रहा है। इस टाइम फेथ हैरिस अंदर तक रो रही थी, काफी ज्यादा फूट फूट कर अब वो रोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह में तो कपड़ा ठूस दिया गया था। उसके दोनों ही हाथों को पीछे की तरफ बांधकर कुर्सी पर उसे बांध दिया गया था। अब उसके लगातार आंसू निकलते जा रहे थे। कुछ ही देर बाद उसके आंसू सूख जाते हैं, लेकिन मैग्री यहीं पर रुकने वाला नहीं था। वो ऊपर जाकर सबसे पहले फेथ हैरिस के दोनों ही बच्चों को ढूंढता है और उसके बाद बहला फुसला कर वो उन दोनों को भी नीचे बेसमेंट में ले आता है, जहां पर कि उस लड़के और लड़की ने ये चीज देखी कि उनकी माँ को नीचे बांध दिया गया है। जब तक वो पूरा ही मामला समझ पाते उन्हें ये बात पता चलती है कि उनका जो ये स्टेप फादर है ये बिल्कुल इनके पीछे ही खड़ा हुआ है, इसके हाथ में एक रिवॉल्वर भी मौजूद है। तो वो दोबारा से फेथ
फैथ हैरिस की तरफ देखता है और उससे पूछने लगता है कि तुम ही बताओ कि सबसे पहले वो अपना शिकार किसे बनाए। इस टाइम फैथ हैरिस काफी ज्यादा बुरे तरीके से रो रही थी। हर एक तरीके से वो मिन्नत उसके सामने करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बंदा यहीं पर रुकने वाला नहीं था। और इसी टाइम फैथ हैरिस को ये बात याद आती है कि जब वो पहली बार इस बंदे के साथ शादी करने के लिए जा रही थी, तभी इसके बेटा और बेटी ने ये बात कही थी कि तुम्हें उसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए। वो बंदा पहले ही अपनी पत्नी को काफी ज्यादा बेरहमी के साथ मार चुका है, तो आप इसके साथ शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकती है। और उसी टाइम फैथ हैरिस ने अपने दोनों ही बेटा और बेटियों को समझाना शुरू कर दिया कि बेटा, एक व्यक्ति से अपनी जिंदगी में गलती भी तो हो सकती है, तो उस व्यक्ति को अगर हम लोग बदलने का मौका नहीं देंगे तो वो बेचारा आखिरकार बदल कैसे पाएगा। और अपनी उस गलती को इस टाइम फैथ हैरिस बिल्कुल अच्छे से समझ सकते थे कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, जिसके कारण इसका पूरा का पूरा परिवार इस टाइम लगातार निपटता ही जा रहा है। फैथ हैरिस एक तरफ बैठकर इन सारी ही चीजों को याद कर रही थी कि उसी टाइम उसे एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही इसने अपना फेस ऊपर की तरफ किया तो उसे ये बात पता चली कि इस टाइम मैग्री सिर्फ इसे डराने की कोशिश कर रहा है। वो ऊपर की तरफ देखना ही बंद कर देती है और उसी टाइम मैग्री को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि फैथ हैरिस अपने आप को वहां से छुड़ाने के लिए पूरे तरीके से उस कुर्सी को तोड़ने जैसी हो चुकी थी कि उसी टाइम मैग्री ने उसके पैर पर गोली मार दी। इस टाइम उसके पैर में भी दर्द हो रहा था। इसके सामने इसका बेटा और बेटी को पूरे तरीके से उन दोनों के भी हाथों को पीछे रस्सी से बांध दिया गया था, पैरों को रस्सी से बांध दिया गया था, क्योंकि मैग्री नहीं चाहता था कि ये लोग मौका लेकर यहाँ से भाग निकले। तो ये इन तीनों को ही इस टाइम यहाँ पर तड़पाने की पूरी तैयारी में था। फैथ हैरिस क्योंकि उसके पैरों पर दोनों पर ही इस टाइम गोली लग चुकी थी, उसके कारण काफी ज्यादा चिल्ला रही थी और इस शोर से मैग्री इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो ऊपर वापस अपने किचन में जाता है, वहां से एक काफी बड़ा चाकू उठाकर लाता है और नीचे अपनी पत्नी के पास आकर उसे कुर्सी से खोलने की कोशिश करता है और यही बात एक दो थप्पड़ लगाते हुए उससे पूछने लगता है कि वो इतना ज्यादा बुरे तरीके से क्यों चिल्ला रही है। अगर वो इतना ही ज्यादा चिल्ला रही है तो वो इसे चिल्लाने भी नहीं देगा, जिसके चलते उसने उसके कान के पास से उस चाकू को घुसाया और जहां तक कि उसका मुंह खत्म नहीं हो जाता वहां तक उस पूरे ही हिस्से को पूरे तरीके से काट देता है। फैथ हैरिस के इस टाइम दोनों ही पैरों पर गोली लग चुकी थी, उसके पूरे ही मुंह को काट दिया गया था, जिसके कारण इसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था और अब वो लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी, जिसके कारण वो वहीं पर नीचे जमीन पर गिर जाती है। लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी बातें वो बिल्कुल आसानी से सुन सकती थी। उसी टाइम उसे ये बात पता चलती है कि यहाँ पर लगातार गोलियों की आवाज चलती जा रही है। मैग्री ने उसके बेटे के सिर पर बंदूक रख के 3 गोलियां चला दी थी। 3 ही गोलियां उसकी बेटी के सिर पर भी रखकर बंदूक उसने चला दी थी और उसके दोनों ही बेटा और बेटी इस टाइम अपनी जान गंवा चुके थे। और जैसे कि कंडीशन फैथ हैरिस की बन चुकी थी, उसे यही बात लगी कि ये बंदा भी अपनी जान गंवा चुका है और उसके बाद पता नहीं उसके अंदर क्या ऐसी एक्साइटमेंट थी जिसके चलते वो सबसे पहले छत पर आता है। वहां पर आकर दोबारा से पुलिस के पास कॉल कर देता है और पिछली बार की तरह पुलिस को एक एक चीज डिटेल से बताता है कि इसके 2 जुड़वा बेटियां हैं, वो इस टाइम बेडरूम में मौजूद हैं। उन्हें इसने कार्बन मोनोऑक्साइड देकर जैसे जैसे उसने ये सारे प्रोसेस को अंजाम दिया था वो सारी ही चीजें वो पुलिस को बताने लगता है कि उन दोनों को इसने निपटा दिया। इसकी पत्नी के एक बेटा और बेटी थे, उन्हें भी इसने निपटा दिया है और इस टाइम इसकी पत्नी ने भी अपनी जान गंवा दी है। तो आप लोग आकर जल्द से जल्द इन सभी को संभाल लीजिए। पुलिस ऑफिसर्स जितना जल्दी हो सकता था वो लोग वहां पर जा पहुंचते हैं। पुलिस ने दोबारा से मैग्री को गिरफ्तार कर लिया और तब तक फैथ हैरिस के पिता फादर को भी पता चल चुका था कि इसके जमाई ने किस तरीके का कांड रच दिया है। ये बंदा तो सुधरने के लायक है ही नहीं। इस टाइम तक वो खुद उसका गारंटर बनकर घूम रहा था, लेकिन जैसे ही उसे ये बात पता चलती है कि जिस बंदे को उसने छुड़ाने के लिए दिन रात एक कर दिया, लगातार वो पुलिस के चक्कर काटता जा रहा था, उस बंदे ने इस टाइम इसकी दोनों ही नातिनों को मार डाला है, इसकी बेटी को मार डाला, उसकी बेटी की पुरानी फैमिली थी उसे भी निपटा दिया है। तो वो अंदर तक टूट जाता है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अब वो करे तो क्या करे। उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि क्या उसने इस बंदे को जेल से निकलवा कर सही किया था। जैसे ही ये पूरा मामला दोबारा से कोर्ट में पहुंचता है, जज ने ये बात सुनी कि पहले भी ये बंदा इस मामले में जेल में आ चुका है, बाद में इसे छोड़ दिया गया था, इसने जेल में कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाया, लेकिन बाहर जाते ही
दोबारा से इसने 5 लोगों को निपटा दिया। लेकिन जो इस केस में हैरान कर देने वाली बात थी वो ये थी कि पुलिस ऑफिसर्स जैसे ही इसके घर पर पहुंचते हैं तो उन्हें ये बात पता चलती है कि इसकी दोनों ही बेटियों ने अपनी जान गंवा दी है। लड़का और लड़की जो नीचे बेसमेंट में थे, जिसके की सिर पे गोली मारी थी, वो लोग भी अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन अभी भी फेथ हैरिस पूरे तरीके से जिंदा थी। उसका सिर्फ और सिर्फ हद से ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था, जिसके कारण वो बेहोश हो गई थी और उसका अगले काफी दिनों तक हॉस्पिटल में इलाज चलता है। इलाज के बाद भी जो उसके फेस पर इतना बड़ा कट मारा गया था वो कट बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता था। बाद में उसने खुद आकर कोर्ट में इस बात की अपील की थी कि इस बंदे को तो कभी जेल से बाहर निकलने ही नहीं देना चाहिए था। इसके पिता ने बेवजह ही आकर इसकी यहाँ पर इतनी ज्यादा सिफारिश की थी। जज ने उन सारी ही दलीलों को सुना और उसके बाद मैगरी के ऐसे कारनामों को देखकर उसे 45 से 100 साल की सजा सुनाई जाती है। मैगरी के पिता जो कि चर्च के फादर थे, वो अभी तक अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं कि अगर वो उस दिन उसके गारंटर बनकर कोर्ट में जाकर उसे ना छुड़वा कर लाते तो आज उसकी बेटी की फैमिली बिल्कुल आराम से जिंदा होती, वो उनके साथ रह रहे होते। लेकिन अब तो सारी की सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। और दोस्तों, आप लोग इस पूरी ही घटना को जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को परेशान तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ख्याल जरूर रखें। स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देश दुनिया में घटने वाले इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट उत्कर्ष हॉलीवुड को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।